नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। तो अभी हाल ही में संपन्न यूपीएससी के द्वारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर लिया गया, उस हिस्ट्री ऑप्शनल में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है, देखिए जनरली जो प्रश्न जो आया, अभी तक जितना भी मैंने आप लोग पढ़ाया हुआ है, लगभग 20 लेक्चर मैंने आप लोग को कराया हुआ था, ठीक है। और उन 20 लेक्चर में आप पाएंगे कि काफ़ी प्रश्न जो है हूबहू, आपको यकीन नहीं आए तो जाकर आप देख सकते हैं। और मुझे भी यह ठीक है घोषणा करने में काफ़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने पढ़ाया वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट अगर आया तो उस चीज़ को देखिए मेंस में तो आप आसानी से उसको लिख ही सकते हैं। और इसका कारण यही है कि इतना जो वर्टिकली, इतना हॉरिजेंटली जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तभी जाके वैसे प्रश्नों को आप यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। और यही कारण है कि मैं इस प्रोसेस से, ठीक है, मैं पूरी तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यही मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोगों को, ठीक है, समझाने में ध्यान दूँ, चाहे लेक्चर की अवधि यहाँ पे कितनी लंबी क्यों ना हो, डजेंट मैटर, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न यहाँ से मायने रखता है। और आज लेक्चर नंबर 21 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली यहाँ पे इस तरह के टॉपिक आप पाएंगे कि कोचिंग संस्थानों वगैरह में यहाँ पे, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इस टॉपिक का नाम है 1815 से 48 के बीच यूरोप में परिवर्तन। अगर मैं इस टॉपिक की अगर इम्पोर्टेंस की बात करूं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से दो प्रश्न, सोचिए दो प्रश्न पूरी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और सोचिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे गायब कर दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, 1840 के दशक में यूरोप में आई क्रांतिकारी के लहर एवं, ठीक है, परिणाम यहाँ पे क्या था। अब देखिए 1815 से 48 तक मैं मेंशन कर रहा हूँ, और टाइम पीरियड क्या दिया, 1840 के दशक में। दूसरा प्रश्न अगर देखेंगे यहाँ पे, तो विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उदय ने उन श्रृंखलाओं को विखंडित कर दिया जो आधुनिक यूरोप के साम्राज्यों के साथ पूरी तरीके से बंधी हुई थी। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद का जन्म किस तरीके से हो रहा है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे आकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए हुआ क्या था कि नेपोलियन आया। जब नेपोलियन आया फ्रांस में, तो सबसे अधिक जो नेपोलियन ने प्रसारित किया था वो था राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना। अर्थात एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग एक तरह के सांस्कृतिक गतिविधियों से संचालित हो रहे हैं, उनका इतिहास एक टाइप का है, यही तो है राष्ट्रवाद। उसी राष्ट्रवाद को नेपोलियन के द्वारा पूरे यूरोप में फैलाने का प्रयास किया गया, और इसमें नेपोलियन काफ़ी सक्सेस भी हुआ, खासकर जर्मनी और इटली के क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ही 1815 में नेपोलियन को एल्बा द्वीप में भेज दिया जाएगा, अर्थात जब नेपोलियन का पतन हो जाएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीना कांग्रेस की स्थापना होगी। और उस बीना कांग्रेस में यूरोप के जो भी बड़े बड़े जो दिग्गज जो देश थे, सब वहाँ पे आएंगे। और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था ऑस्ट्रिया कर रहा था, अर्थात बीना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रिया कर रहा था। और उसी बीना कांग्रेस में मैंने आप लोगों को पिछले ही लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरीके से मेटरनिख यहाँ पे आएगा। और मेटरनिख बेहद ही एक अनुदारवादी, ठीक है, नेता के रूप में मौजूद था। अनुदारवादी नेता का मतलब होता है कि जो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। क्योंकि नेपोलियन ने तो बहुत बड़ा चेंज कर दिया था, पूरे यूरोप में खलबली मचा के रखा हुआ था। अब उस परिवर्तन को किस तरीके से रोका जाए, इसीलिए बीना कांग्रेस और यहाँ पे साथ में यूरोप का पुलिसमैन जो बन के मेटरनिख आया। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मेटरनिख जब आया तो सोचिए, अब बीना कांग्रेस भी चल रहा है, मेटरनिख भी चल रहा है, और साथ में जो ऑलरेडी पहले से यूरोप में मध्य वर्ग का जन्म हुआ था, मिडिल क्लास का जन्म हुआ था, वो भी साथ में चल रहा है। साथ में जो नेपोलियन के द्वारा ही जो विचारधाराओं का जो प्रसार किया, इनको राष्ट्रवादी विचारधारा बोला गया, वो भी साथ में चल रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे कि नेपोलियन तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक मध्य वर्गीय विचारधारा पूरी तरीके से वहाँ मजबूत होकर सामने आई, और साथ में एक राष्ट्रवादी विचारधारा भी पूरी तरीके से सामने आई। अब उनको कहीं न कहीं देखिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है उस बीना कांग्रेस के द्वारा, और ख़ासकर उस मेटरनिख के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर हाल में उनको दबाना। अब यही वो समय है 1815 से लेकर 1848 के बीच। आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जनरली जो है मेटरनिख के द्वारा नेपोलियन की कही गई प्रगतिशीलता को दबाने का तो प्रयास किया ही जाएगा। साथ में जहाँ कहीं भी अगर क्रांति की सुगबुगाहट होगी, चाहे वो राष्ट्रवादियों के द्वारा होगा, चाहे वो
मध्य वर्ग के द्वारा यानी उदारवादियों के द्वारा होगा तो उसको यहाँ पे दबाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कब तक? क्योंकि इतिहास की धारा को तो आज तक कोई रोक ही नहीं पाया है, तो फिर मेटरनिख के किस खेत का मूली था? अब सोचिए, यही कारण है कि देखिए 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिख रहेगा, लेकिन 1848 तक आते आते मेटरनिख बिल्कुल ही ऑस्ट्रिया में रहने का लायक नहीं हो जाएगा। सोचिए, ऑस्ट्रिया उतना बड़ा हैब्सबर्ग साम्राज्य का एम्पायर का चांसलर था मेटरनिख। अब अंततः 1848 में मेटरनिख को वहाँ से निर्वासित कर दिया जाएगा, उसको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। और पुनः इसी दौरान आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त भी होने लगेगा। तो ऐसा नहीं था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ पे जाकर आप पढ़ लेते हैं, चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते हैं। जबकि आप इस टॉपिक में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रयास पहले भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो पहले प्रयास किया गया था पूरी तरीके से राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसको बार बार, में ध्यान से सुनिए, बार बार उसको दबा दिया गया। लेकिन अंततः, ठीक है, वो प्रयास सफल हुआ, और वो सफल हुआ बाद में चल के कहीं न कहीं राजतंत्र के माध्यम से ही सफल हुआ। क्योंकि आगे चल के जर्मनी के एकीकरण जब बिस्मार्क के द्वारा कराया जाएगा, उसी तरीके से इधर इटली में काबूर हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा, गैरिबाल्डी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो भी लोगों का नाम आएगा, इनका नाम काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले ये 1815 से 1848 के बीच जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, उसको हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऑलरेडी मैंने आप लोग बता दिया है कि यहाँ से 2 प्रश्न देखिए आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF पूरी की पूरी इसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा डायमेंशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया गया है। और पुनः मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि देखिए, यूरोप में उस समय निरंतरता एवं परिवर्तन का दौर था। निरंतरता मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जैसे कि चर्च व्यवस्था हो गया, कुलीन हो गया, राजतंत्र हो गया, इसको निरंतर यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन परिवर्तन को जो साक्षी जो नेपोलियन बना, जो राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरीके से जन्म दे दिया, आगे चल के जब, ठीक है, मध्य वर्ग आएगा तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करेगा। लेकिन अब इसी निरंतरता को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो मेटरनिख के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, और इसके विपक्ष में है यहाँ पे उदारवादी है। अब ये उदारवादी या फिर इसको मध्य वर्ग भी आप कह सकते हैं, और दूसरा है पूरी तरीके से यहाँ पे राष्ट्रवादी भी लोग हैं जो आमूल चूक परिवर्तन करने का माने आकांक्षा रखते हैं। तो यहाँ पे संघर्ष इनके बीच काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेगा, और फाइनली देखेंगे लास्ट में तो ये मध्य वर्ग या फिर राष्ट्रवादी लोगों की यहाँ पे जीत होती है। दूसरा है देखिए राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा। अभी राष्ट्रीय राज्य बहुत ही आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या पहले यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा मौजूद नहीं थी। अगर रियल मायने में देखेंगे, ठीक है, तो आज वर्तमान में हम बोलते हैं कि राष्ट्रभूमि है हमारा, ये राष्ट्र है। ये राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अगर जो निकल के आया तो शुरुआत दौर में देखेंगे कि यूरोप से कहीं कहीं निकल के आया। तो बिल्कुल यहाँ बेसिक से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय राज्य तंत्र की अवधारणा क्या थी, और बाद में कैसे 19वीं सदी तक आते आते जब नेपोलियन ने जब राष्ट्रवाद को बढ़ाया तो उस राष्ट्रवाद में सबसे अधिक राजतंत्र को बल ना देके धीरे धीरे उस राष्ट्र में, ठीक है, राष्ट्रवाद में केवल और केवल नागरिकों पे यहाँ पे बल दिया जाने लगा। तो यहाँ भी बहुत ब्रीफली हम लोग जानेंगे। तीसरा पोर्शन है देखिए उदारवाद वर्सेज राष्ट्रवाद। ये वही चीज़ है कि अगर एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति अगर उदारवादी है तो व्यक्ति राष्ट्रवादी है। अब सोचिए कि अगर सपोज करिए कि अगर भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि अगर कहीं अटैकिंग मोड में आता है भारत, ठीक है, भारत पाकिस्तान का सपोज करिए कि यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, तो फिर तो उदारवादी बनने से काम नहीं चलेगा। आपको नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरीके से जागृत करना पड़ेगा। लेकिन अब वहाँ पे चूंकि एक बहुत बड़े चेंज की बात हो रहा है, युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान में, तो भारत में भी तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो कई तरह की समस्याएं मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अब ये जो उदारवादी लोग हैं ये बहुत बड़े परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। जैसे कि रिलीजन बेस्ड ले लीजिए, रिलीजन बेस्ड के साथ साथ यहाँ पे कास्टिज्म को ले लीजिए, इंटरकास्ट मैरिज को ले लीजिए। ये वही लोग हैं जो बाहर चल के, ठीक है, जो भारत
पे, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चल रहा है तो राष्ट्रवादी हो जा रहे हैं, और ये अपने घर पे क्या हो जा रहे हैं, उदारवादी हो जा रहे हैं। तो दोनों के बीच, ठीक है, देखेंगे कि क्या समस्या है यहाँ पे। एक ही व्यक्ति का, ठीक है, डुअलिज्म जो चेहरा है किस तरीके से सामने आता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यूरोप में क्रांति। अब यहाँ पे 1820 की क्रांति क्या है यहाँ पे। इस 1820 की क्रांति में पूरी तरीके से आप, ठीक है, मुनरो सिद्धांत को भी, जो अमेरिका में कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको लाया मतलब जाएगा 1820 के आसपास ही, जो बहुत बड़ा चेंज होगा। और साथ में जो ऑटोमन साम्राज्य का भी किस तरीके से विघटन होगा उसको भी आप लोग देखेंगे। और पुनः 1830 में वो एक जो फिर से फ्रांस में क्रांति होगी 1830 में, ठीक है, जो पुनः जो बिना कांग्रेस के द्वारा जिस शासक को, ठीक है, बिठाया गया था फ्रांस में, बुर्बो वंश के शासक को बैठाया गया था, अब उसको वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ पे निर्वासित कर दिया जाएगा। अर्थात सीधे ही उनका सामना बिना कांग्रेस और मेटरनिक से होगा, और उसमें अंततः, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक समस्याएं सामने आएगी। और लास्ट में देखेंगे कि 1848 में आखिर मेटरनिक कब तक रुकता। ऑस्ट्रिया के लोगों के द्वारा ही, या खासकर ऑस्ट्रिया के जो उदारवादी लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनके द्वारा, ठीक है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग कि स्वरूप यहाँ पे विफल क्यों रहा। इतना सारा राम कहानी हुआ, लेकिन हमें स्वरूप में क्या दिखाई देता है, विफलता दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी समाज में देखिए, अगर देखेंगे तो मध्य वर्ग बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ठीक है, लेकिन आपको फ्रांस से अगर चीज़ों को कोरिलेट किया जाए तो फ्रांस में भी मध्य वर्ग ने क्रांति का आह्वान किया था, लेकिन मिला क्या। फ्रांस में अगर क्रांति का आह्वान किया था मध्य वर्ग के द्वारा, तो पता चला कि गणतंत्र के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे जैकोबियन जैसे शासकों का वहाँ पे पूरी तरीके से उदय हो चुका था। अर्थात मध्य वर्ग तो हंसी पे चला गया। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि मध्य वर्ग बड़ी होशियारी से काम लेता है। डुअलिज्म, ध्यान रखिएगा, मध्य वर्ग डुअलिज्म, ठीक है, दोहरी नीति को अपनाता है। चाहता तो है कि शासन सत्ता ऊपर से, ठीक है, खत्म हो जाए, राजतंत्र खत्म हो जाए, उसकी जगह हम चले जाएं, लेकिन अपने से नीचे के लोगों को, निम्न वर्ग को, ठीक है, कभी भी वो भाव देने के लिए, ठीक है, फिराक में नहीं रहता है। अर्थात उस शासन सत्ता में उस निम्न वर्ग को हमेशा ही वो इग्नोर करने का प्रयास करता है। इसीलिए स्वरूप थोड़ा सा यहाँ पे विफल होते हुए नजर आएगा। और लास्ट में लोग बात करेंगे इसका महत्व क्या है, जो अक्सर यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग के रूप में यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 1815 और 1848 के बीच जो यूरोप में निरंतरता एवं परिवर्तन की शक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष पर प्रकाश डालिए। अब देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है, 1815 से 1848 के बीच। अब इसमें नंबर 1 कहा जा रहा है कि देखिए निरंतरता की शक्ति क्या थी। तो निरंतरता की शक्ति जो सदियों से चली आ रही थी, राजतंत्र हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, चर्च व्यवस्था हो गया। लेकिन हुआ क्या था बीच में आके, बीच में यही हुआ कि जब नेपोलियन का फ्रांस में शासन सत्ता पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया, तो नेपोलियन ने राजतंत्र को ही प्रभावित किया, कुलीन वर्ग को तो नेस्तनाबूद कर दिया, चर्च व्यवस्था को भी, ठीक है, पूरी तरीके से प्रभावित किया। अब समस्याएं तो यही थी कि अब एक बार लोगों को, ठीक है, होता है ना कि एक बार अगर किन्हीं लोगों को अगर कुछ अच्छे चीज़ों को या बुरे चीज़ों का अगर एक बार आदत लग जाए, या फिर उसको अचानक आप छीनेंगे ना किसी को अधिकार को देके, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी, ठीक है, विद्रोह कर सकता है, आप, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक यही चीज़ हुआ यहाँ पे इन लोगों के साथ कि अब इनका संरक्षण कौन दे रहा है, मेटरनिक तो दे रहा है, लेकिन इनके साथ साथ उस समाज में और भी तो लोग हैं, जैसे कि मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है। ध्यान से देखते चलिए, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग है। अब इन लोगों के साथ समस्या थी, अगर मेटरनिक इनको अगर बचाने का अगर काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं इनको दबाने का काम कर रहा है। और यही तो लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, यही मध्य वर्ग, निम्न वर्ग परिवर्तन की राह देख रहा है। और मेटरनिक की जो अनुदारवादी जो नीतियाँ है, जो परिवर्तन का साक्षात विरोधी है, इनको दबाने का काम कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि परिवर्तन की जो शक्ति है, देखिए धीरे धीरे अब 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांति का ये आधार बन गई। अब 19वीं सदी का यूरोपीय क्रांति का आधार क्यों बन गई, तो बार बार फ्रांस की क्रांति को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे इतिहास में जो घटनाएं हुई है, यही इतिहास की निरंतरता, एक प्रगतिशीलता
जो कि एकदम कंटिन्यू रूप से चलता ही रहेगा। अब ये कैसे हुआ, कैसे एकदम से ठीक है सामने पूरी तरीके से आने लगा, इसको थोड़ा सा समझिए। तो नंबर 1 है यहाँ पे देखिए औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति जब देखिए जब शुरू हुई, वो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हो रही है। अब देखिए बगल के देश से धुआं फेंक रहा है, या फिर वहाँ पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो अगल बगल वाले भी तो देखेंगे उसको। इंग्लैंड में अगर मिडिल वर्ग पूरी तरीके से सामने आ रहा है, धीरे धीरे विकास भी कर रहा है, तो बाकी उसका प्रभाव अगल बगल भी तो पड़ेगा। एक कहावत है ठीक है कि खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये विकास की ही तो भावना है पूरी तरीके से। अब यही चीज़ है यहाँ पे कि देखिए औद्योगिक जो क्रांति यहाँ पे होना जब शुरू हो गई तो यूरोपीय आर्थिक ढांचा में तीव्र परिवर्तन आया, तेज़ी से परिवर्तन आया। सबको इसमें मुनाफा की यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उस मुनाफे के दौर पे, अब समझिए उस मुनाफे के दौर पे क्या कोई व्यक्ति अगर किसी को अपने अंडर कंट्रोल में रख के करवाया जाए, क्या वो करना चाहेगा? अर्थात नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब कि जो वहाँ पे पुरातन व्यवस्था जो मौजूद थी, जैसे कि परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसका ढांचा ही पूरी तरीके से टूटने लगा। तो समझिए जब ढांचा ही पूरी तरीके से टूटने लगेगा तो फिर वो जो सिस्टम है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है डेविड थॉमसन के द्वारा कि देखिए फ्रांस की क्रांति अगर नहीं भी होती ना, अगर फ्रांस की क्रांति नहीं भी होती तो यूरोप में परिवर्तन होता ही होता। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर क्या भारत में अगर गांधी नहीं होते तो क्या भारत आज़ाद नहीं होता? ऐसा तो कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में गांधी नहीं होते तो भारत क्या आज़ाद नहीं होता? ये तो समय की डिमांड थी ना। हो सकता है कि थोड़ा डिले होता, हो सकता है कि आज़ादी थोड़ा भारत को पहले ही मिल जाता। आज़ाद तो होता ही होता, क्योंकि उस ग्लोबलाइज ठीक है उस ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट था पूरी तरीके से पूरी दुनिया में पड़ता, तो क्या भारत उससे अलग हो जाता? ठीक वही है कि फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि फ्रांस की क्रांति ने उस आंदोलन को, उन विशेष अधिकार जैसे तत्वों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करने का प्रयास कर दिया। अब यही है डेविड थॉमसन का कथन, ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति नहीं भी होती तो यूरोप में परिवर्तन होता। बस फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि उस परिवर्तन की दर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि। अब इसको भी समझना है आपको कि देखिए जनसंख्या वृद्धि, इसका संबंध सीधे सीधे अगर देखा जाए तो संसाधन पे पड़ने वाला दबाव से होता है। सपोज करिए ठीक है कि आपको डेली आदत है ठीक है कि भाई हमको चाय पीना है। किसी दिन आप ठीक है उठ के गए दूध लेने के लिए, पता चले कि डिमांड इतनी अधिक है कि आपको दूध ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि उस संसाधन पे पूरी तरीके से लोड पड़ रहा है, आपको दूध मिला ही नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, लगेगा कि पूरा दिन ही मेरा बर्बाद हो गया, चाय कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि संसाधन में जब ठीक है दबाव पड़ता है, जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे संसाधन और जनसंख्या के बीच का जो संबंध होता है पूरी तरीके से अनबैलेंस हो जाता है, टूटने लग जाता है। और ये जब टूटेगा ना तो यही है आर्थिक सामाजिक बेचैनी। और वर्तमान में समझिए कि देखिए किस तरीके से अगर ऊपर के वर्गों को ये सारी चीज़ें मिल रही है तो नीचे के वर्ग तो यहाँ पे सोए नहीं हैं। उनको भी चाहिए कि कब भाई हम भी अर्निंग करें, कब जल्दी से जल्दी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हुए उन चीज़ों को हमारे पास भी ठीक है लाया जाए, और वो करते हैं। ठीक है, अब इसी में जिनको नहीं मिल पाएगा या फिर सही रास्ते से ठीक है बोलते हैं ना, अगर घी अगर सीधी उंगली से अगर नहीं मिल रही है तो टेढ़ी उंगली से भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई सारी हिंसक विचारधाराओं का भी ठीक है जन्म हो गया। फिर लूट पार ठीक है ठीक है मार चोर जैसे जो घटनाएं हैं, डकैती वाली जो घटनाएं हैं, वो चीज़ समाज में आम होने लगती है। तो ये क्या है? ये जनसंख्या वृद्धि। तीसरा कहा जा रहा है वैचारिक कारक। ये तो सबसे खतरनाक कारण है। इस वैचारिक कारक का अगर देखा जाए तो आधार जो तैयार तो बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के पहले ही अगर देखेंगे ठीक है, फ्रांस की क्रांति के पहले भी तो वहाँ पे विशेषाधिकार अविशेषाधिकार जैसे लोगों मतलब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने क्या किया तो उन विशेषाधिकार जैसे लोगों पे पूरी तरीके से चोट किया, और उस चोट में कहीं न कहीं देखेंगे तो बहुत सारे जो विचारधाराओं का जो जन्म हुआ, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आता है रूसो की विचारधारा। ठीक है, तो रूसो की विचारधारा ने बहुत अधिक यहाँ पे काम किया। तो यही है कि अब वहीं से क्या निकल के आता है उदारवाद। माने उदारवाद का मतलब क्या है? ये जो है मध्य वर्ग आता है।
ठीक है। यही मध्य वर्ग आएगा, मध्यवर्गीय विचारधारा होगा। इसका आधार जो तैयार किया था पहले प्रबोधनकालीन, जिसको इनलाइटमेंट आप लोग बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकी क्रांति को ले ले, फ्रांसीसी क्रांति को ले ले, ये सारी इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं कि उस इतिहास की धारा को, ठीक है, ये लोग सीधे प्रगतिशीलता के मार्ग से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात पहले से जो समाज में मौजूद पुरातन व्यवस्था थी उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब ये लोग हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की मांग करेंगे ताकि इनको भी उस पर कुछ अधिकार मिले, या फिर ये अपने अधिकारों की बात करेंगे। अब यही है उदारवाद। अगर देखा जाए तो दो एरिया में बड़ा यहाँ पे, ठीक है, सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी विचारधारा ही इनको इस लेवल पे आके खड़ा कर रही है। पहला है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में इन लोगों ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई शासन, ठीक है, वहीं होगा जहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व होगा। सोचिए क्या हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में, ड्यूमा में संसद को भंग कर दिया गया, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोगों को पूरी तरीके से अधिकार यहाँ पे दिया ही नहीं गया था। यही तो है यहाँ पे कि ये लोग आएगा और राजतंत्रवादी निरंकुशता को पूरी तरीके से चुनौती देगा कि भाई हमें भी कुछ अधिकार चाहिए, कुछ मांग रखेंगे ये लोग। ध्यान रखिएगा कि भाई हमको मताधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मताधिकार का मतलब ये नहीं है होता है कि वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट। ये लोग चाहेंगे कि भाई हमको दे दो, यानी सिर्फ और सिर्फ हमको दे दो, भीड़ को नहीं देना है, निम्न वर्ग को नहीं देना है। दूसरा, ये संसदीय राजनीति में अपनी सत्ता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। एक, ठीक है, पूरी तरीके से साथ में रहने वाला सरकार बनाने का पूरी तरीके से मांग करेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देंगे और यहाँ पे जन संप्रभुता को लेके रूसों की बातों को यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा विचारधारा सबसे अच्छा वही होता है जो सुनने में अच्छा लगता हो, और रूसों ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत पे जो विचारधारा दिया कि भाई किसी भी देश में एक प्रजातांत्रिक अगर सरकार हो तो कितना शानदार तरीके से काम चलेगा, सारे ही लोगों को उस पर अधिकार मिलेगा। लेकिन मध्य वर्ग है, इसी रूसों को बड़ी चालाकी से यूज करता है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे तो लोगों को, ठीक है, शामिल करेगा, लेकिन उन सामान्य लोगों को, उन निम्न वर्गों को जब अधिकार देने की बात आएगी तो ये लोग उन लोगों को पीछे छोड़ देगा, किनारे छोड़ देगा। ये बड़ी समस्या होती है, ठीक है, मध्य वर्ग के साथ। दूसरा है यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र। अभी तक वाणिज्यवाद की जगह देखिए अब ये लोग मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल दिया, ठीक है, जाने लगा। क्योंकि देखिए वाणिज्यवाद तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शासन जिसका भी होता था किसी भी देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन ही होता था। मुनाफा का एक बहुत बड़ा भाग शासक को ही मिलता था। लेकिन अभी लोग मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल देने की मांग कर रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? उदारवादी लोग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, उदारवादी, ठीक है, चेंज तो चाहता है लेकिन अमूल चूक चेंज नहीं चाहता है, ठीक है। अब इन्हीं के पैरेलल अगर साथ में रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी हो जाएगा। यहीं पे राष्ट्रवादियों को थोड़ा समझ लीजिए। अब यही लोग देखिए क्या है यहाँ पे, अब ये सब मांगे कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब मांगे जो कर रहा है, कहीं ना कहीं इनका राष्ट्रवादी चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रवादी चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इनको निम्न वर्गों को अधिकार देने की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, निम्न वर्गों को अधिकार देने की बात आएगी तो ये लोग धीरे धीरे उदारवाद की तरफ लोग मतलब थोड़ा सा मूव कर जाएगा कि भाई नहीं, उनको नहीं देना है, हमको मिल गया, हमको अपने से मतलब है। नेक्स्ट अभी आइए देखिए, हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यही है ओरिजिन, आप समझ लीजिए कि आखिर आया कहाँ से है। राष्ट्रवाद का मतलब देखिए ऐसा नहीं था, पहले भी बहुत सारे लोग रहते थे यहीं, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया है, कोई जियोग्राफी थोड़े चेंज हो गया है। आज भी संरचना उसी प्रकार की है, आज भी रिसोर्स कहीं न कहीं वही है। कुछ भी यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ इंसानों ने क्या किया कि एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से घेर लिया। अब ये बाउंड्री लाइन घेराया कैसे? तो ये हुआ था, आप लोगों को पता होगा, वेस्टफेलिया की संधि हुआ था, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि में क्या हुआ था कि वहाँ के बहुत सारे शासकों ने अपनी अपनी सीमा को पूरी तरीके से यूरोप में निर्धारण कर दिया, और उस सीमा को जो निर्धारण किया गया था उस समय शासक ने, ठीक है, इसी आधार पे किया था कि भाई एक क्षेत्र पे रहने वाले लोग हैं, एक मातृभूमि पे रहने वाले लोग हैं, चलो ठीक है, हमारी परंपरा एक है, हमारी ऐतिहासिक जो विकास है एक है। तो उन्होंने उस चीज़ को, ठीक है, राष्ट्रवाद का नाम दिया।
लेकिन वो राष्ट्रवाद उस समय उस तरीके से प्रभावी नहीं था जितना वो आज प्रभावी हुआ है। अब आज क्यों ऐसे प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा इसको ठीक है अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। अब यही हुआ था, देखिए 16वीं सदी में इंग्लैंड में ट्यूडर वंश मैंने ठीक है ऑलरेडी इसको कराया हुआ है, फिर आगे हम लोग देखेंगे ठीक है। चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा जीएस का भी पोर्शन कंप्लीट मैंने कर दिया है ठीक है, तो चूँकि ये पूरा ये ठीक है डेप्थली जा रहा है ऑप्शनल में, तो ट्यूडर वंश मैंने वहाँ कराया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। 16वीं सदी में इंग्लैंड में ट्यूडर वंश, फ्रांस में यहाँ पे हो जाएगा बुर्बो वंश। ध्यान से देखते चलिए, इन लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने का प्रयास किया और इसमें काफ़ी सफल भी हुए। सफल कैसे हुए, तो उस समय इनका जो राष्ट्रवाद था राजा का राष्ट्रवाद था। 16वीं से 18वीं सदी का राष्ट्रवाद राजा का राष्ट्रवाद था। कैसे, तो राजा ने बड़ी चालाकी से मातृभूमि ठीक है परंपरा ऐतिहासिक विकास को तो डेवलप कर लिया, लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो बहुत पहले से जो परंपरा चली आ रही थी उसमें विशेष अधिकार जैसे तत्वों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि कुलीन हो गया, चर्च हो गया, जन सामान्य हो गया ठीक है। जिसमें कुलीन और चर्च को तो विशेष अधिकार दिया गया, लेकिन जन सामान्य को कोई अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया। अब यही चीज़ है कि जब नेपोलियन आएगा तो इस आधुनिक राष्ट्रवाद को ठीक है नेपोलियन के नाम से ही अगर बोला जाए तो कोई इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेपोलियन ने क्या किया कि जंगल में सोई हुई राजकुमारी को उस जादू से मतलब उस जादू की छड़ी से जगा दिया। अर्थात जो राष्ट्रवाद की भावना को पूरी यूरोप में जो फैलाने का काम किया वो नेपोलियन ही था। और अब आधुनिक राष्ट्रवाद जब 19वीं सदी में जब पनपने लगा तो अब वो राजा का राष्ट्रवाद नहीं होगा, बल्कि जो मध्य वर्ग है ये पूरी तरीके से ठीक है केवल नागरिक अधिकारों पे बल दिया और ये मध्य वर्ग से भी कहीं एग्रेसिव हो जाएगा, जिनको बोला गया राष्ट्रवादी लोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी लोग यही हमेशा आमूल चूक परिवर्तन की बात करते हैं। आमूल चूक मैंने समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा जो भी व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बदल दो, यही है नेशनलिज्म। अब सोचिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, क्या वो मध्य वर्ग उदारवादी उनको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ठीक है। इसीलिए शुरुआत में आप लोगों को ध्यान होगा, थोड़ा बहुत अगर ध्यान भी होगा तो कांग्रेस का विभाजन ही ठीक है नरम दल और गरम दल में हुआ, जिसमें कि नरम दल में दादा भाई जो नौरोजी जैसे नेता थे जो उदारवादी थे, बहुत अधिक चेंज के पक्षधर नहीं थे। लेकिन एक तरफ ठीक है लाल बाल पाल जैसे भी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक हो गया ठीक है, ऐसे सारे नेता भी थे जो पूरी तरीके से परिवर्तन के आकांक्षी थे। अर्थात उस सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दो जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब यही तो चीज़ है यहाँ पे, आधुनिक राष्ट्रवाद में ये जो राष्ट्रवादी हैं पूरी तरीके से इन नागरिक अधिकारों पे बल देने लगे। अर्थात सिर्फ और सिर्फ ये नागरिक अधिकारों पे बल दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखेंगे तो कुलीन चर्च ये विशेषाधिकार इनका क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और यही तो है कि 19वीं सदी में यही चीज़ मेटरनिक बेचारा नहीं समझ में आया और चल पड़ा इनको संरक्षण देने चल पड़ा। और यहाँ से ठीक है पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है विद्रोह यहाँ पे जारी रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा किस प्रकार से विकसित हुई। तो अब राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा किस प्रकार से विकसित हुई, इसकी कहानी तो मैंने पूरी राम कहानी आपको पीछे सुना ही दी। यहाँ पे थोड़ा सिनॉप्सिस टाइप का आप देख लीजिए कि राष्ट्रवाद का जो परंपरागत मॉडल कैसा था, एकीकृत भौगोलिक इकाई होनी चाहिए थी, केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना हो, संप्रभु सरकार हो और संस्कृति की एकरूपता हो। तो ये पुराना जो मॉडल था इसी आधार पर कार्य करता था। लेकिन क्या इसमें नागरिक अधिकारों की बात की जा रही है? नहीं की जा रही है। अब यही जब आ गया नेपोलियन यहाँ पे ठीक है, तो नेपोलियन ने जब नेशनलिज्म की भावना को पूरी तरीके से आगे रखा तो यहाँ पे देखिए उदारवादियों का भी पूरी तरीके से जन्म हुआ, मध्य वर्ग का यहाँ पे पूरी तरीके से जन्म हुआ, या इनका जन्म तो बहुत पहले भी हो चुका था। इन्होंने स्वतंत्रता की भावना को रखा, संसदीय राजनीति के माध्यम से प्रतिनिधात्मक सरकार की पूरी तरीके से मांग की और जन संप्रभुता की अवधारणा को इन लोगों के द्वारा विकसित करने का प्रयास किया। और यही है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यही आज वर्तमान में बनता है आधुनिक राष्ट्रवाद, जो कि इसी राष्ट्र के नाम पे कोई भी व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार रहता है। तो ये कहानी देखिए कितनी लंबी चौड़ी है यूरोप से ठीक है। अब यही राष्ट्रवाद, अब इसको अपने अलग अलग ठीक है सेगमेंट आप ले सकते हैं। चाहे अभी वर्तमान में हम लोग एशिया के पश्चिम देशों में वहाँ पे ठीक है बात कर ले, उसमें कई सारी ऐसी कम्युनिटी है जो इसी राष्ट्र के नाम पे एक हो जाना चाहती है
ठीक है, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाएंगे, ठीक है। एक होना चाहते हैं लेकिन कई सारी शक्तियाँ उनको बीच में रोकने का भी प्रयास कर रही है। तो समस्या तो यही है। देखिए आज वर्तमान में जो इजराइल का एरिया है, पैलेस्टीन का एरिया है, अभी कुछ शांत है, लेकिन आए दिन वहाँ पे कब, ठीक है, सीरिया का जो एरिया है, कब वहाँ बम फट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ तो लोगों की मांग है ना वहाँ पे, नेशनलिज्म जैसा कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे, ठीक है, आज भी जिनको नहीं मिला है वो लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद के बीच कह रहा है कि क्या संबंध रहा था। अब इसका शुरू में ही मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, कि एक व्यक्ति सोचिए, जैसे ही भारत के बॉर्डर पे, ठीक है, कुछ अगर हमारे जवान अगर शहीद हो गए तो कोई व्यक्ति कितना भी उदार क्यों ना हो, वो सीधे सीधे नेशनलिज्म की भावना को अपना लेगा, राष्ट्रवाद की भावना को अपना लेगा। थोड़ा सा कारगिल युद्ध के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके घर पे भी तो कुछ समस्याएं हैं, उसके देश में भी तो कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को वो वैसे राष्ट्रवादियों की तरह डील नहीं करना चाहता है, बल्कि वो उन उदारवादियों की तरह डील करना चाहता है, जिससे कि बहुत अधिक परिवर्तन ना हो, जो हमारा समाज है, ठीक है, धीरे धीरे चलता रहे। अब इसको लेके बहुत सारा, ठीक है, आप रिलीजन बेस ले सकते हैं, कास्टिज्म को भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर के जो नेता होते हैं यही तो खेल खेलते हैं। तो इसीलिए अब उदारवाद और राष्ट्रवाद में कभी कभी देखेंगे ना, फ़र्क करना थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का आगे पीछे, ठीक है, दो चेहरा लगा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच अलगाव क्यों हुआ, क्योंकि अब एक समय तो आएगा जब आपको या तो बाउंड्री के उस पार रहना है या फिर बाउंड्री के इस पार रहना है। सपोज करिए अभी भारत में ही कुछ इस तरह का मूवमेंट होने लगे कि भाई अब पूरी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे नक्सलिस्ट, ठीक है, नक्सलाइट विचारधारा को ही ले लीजिए, उनकी डिमांड क्या है कि पूरी तरीके से बदल दो समाज को, एकदम मतलब समानता के भाव से लाना है। जो भी गरीबों के साथ, ठीक है, धोखा हुआ है, ज़मीन को लेके, नक्सलवाली जैसे जगहों पे लेके, संसाधनों पे पूरा हमारा अधिकार नहीं हो पा रहा है, अब इक्वलिटी का भावना लाना है। अब सोचिए यहाँ भी एग्रेसिव मोड में है। अब यहाँ पे अगर सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट है तो क्या वो उनकी बातों को मान ले रही? उनकी बातों को तो नहीं मानेगी। अगर वो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं तो पुनः ये भी एग्रेसिव हो जाएगा, पूरी तरीके से। अब राष्ट्रवादी वर्सेस पूरी तरीके से उदारवादी। अब सोचिए यहाँ पे लड़ाई होने लग जाएगा। तो समस्या, ठीक है, आना यहाँ पे तय है और यही होता है। इसीलिए एक समय के बाद, ठीक है, आपको जनरली एक खेमे पे, मतलब उस क्रिटिकल स्टेज में जाना ही पड़ेगा। कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक कैसे है? क्योंकि दोनों का ही सामाजिक आधार है। समझिए, दोनों का सामाजिक आधार है कि समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक का परिवर्तन का दर बहुत अधिक है, अमूल चूक। दूसरा चाह रहा है कि हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, मैंने वो अपने आप तक सीमित रखना चाहता है। उसके बाद है निरंकुश शासक। दोनों के दुश्मन यही है, निरंकुश शासक। उस समय यूरोप के, ठीक है, समाज में यही चल रहा था। अब यही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ऑस्ट्रिया के साथ क्या चल रहा था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो कि ऑस्ट्रिया है, इसके साथ साथ रूस में आप ले लीजिए, ठीक है, रूसी साम्राज्य, वहाँ जारशाही व्यवस्था मौजूद थी। उसी तरीके से तीसरा देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य भी मौजूद था। ये तीनों ही साम्राज्य यूरोप का बहुत ही पुरातन साम्राज्य था, पुराना साम्राज्य था। लेकिन तीनों ही साम्राज्य में एक कॉमन समस्या थी, और वो था बहुभाषा भाषी लोग। बहुत सारे, मैंने डाइवर्सिटी आप कह सकते हैं। इतने सारी वहाँ पे विविधता थी कि वहाँ तो समस्या आना तय था। और यही तो कारण था, देखिए, ऑस्ट्रिया का, ठीक है, अगर मेटरनिक था तो जानता था कि भाई ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी बड़ा हुआ करता था, कि अगर कोई परिवर्तन माने अगर कोई विचारशील परिवर्तन अगर हमारे अलग माने अगल बगल अगर बाउंड्री में आएगा तो हमारे देश में भी आएगा, हमारे देश के लोग भी डिमांड करने लग जाएंगे, तो फिर टूटना तय है। एक बहुत बड़े डाइवर्सिटी जैसे देशों को चलाना इतना आसान नहीं है। भारत इस मामले में देखिए कितना, मतलब मेरा भारत महान हो जाता है कि जो इतने बड़े भारत को मैनेज कर रहा है, इतना डाइवर्सिटी होने के साथ। उस समय यूरोप में लोग मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब यही है, देखिए ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में जैसे ही यहाँ पे राष्ट्रवादियों ने यहाँ पे बिगुल फूका, क्योंकि मैप में थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। ऑस्ट्रिया आज जो इटली आप देख रहे हैं, जो जर्मनी देख रहे हैं, पहले वाकई में ऐसा नहीं था। इटली का क्षेत्र बिल्कुल देखेंगे तो सीमित था। ऊपर का जैसे कि सेवाय हो गया, ठीक है, लोम्बार्डी हो गया, सार्डिनिया हो गया,
ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद या फिर अगले क्लास में जब इटली जर्मनी की एकीकरण होगा तो सब समझ में आएगा, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझिए। वहाँ भी यही हाल था, जर्मनी का आधा हिस्सा, ठीक है, जर्मनी के उत्तर में पूरा पूरा प्रसा का एरिया था, नीचे के एरिया में जो जर्मनी का जो एरिया था कहीं न कहीं उसको ऑस्ट्रिया साम्राज्य के द्वारा बहुत ही दबा के रखा गया था। इटली को भी बहुत दबा के रखा गया था। लेकिन यही तो किया था नेपोलियन ने, मैंने बोला था ये कोटेशन, नेपोलियन ने उस, ठीक है, जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी से जगा दिया। अर्थात इनके अंदर जब नेशनलिज्म की भावना जब धीरे धीरे जगने लगी तो ये राष्ट्रवादी ऑस्ट्रेलिया से अलग होने की मांग करने लगे। समस्या तो आएगी ही आएगी यहाँ पे। अब ऑस्ट्रेलिया इनको क्या कर रहा है, दबा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी विचारधारा का, ठीक है, समझ रहे हैं कितना बड़ा पंख होता है कि भाई उसको, ठीक है, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी चला गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी राष्ट्रवादी लोग, उदारवादी लोग, ठीक है, मांग कर रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। उदारवादी लोग चाह रहा है कि भाई मताधिकार मिल जाए भाई हम लोगों को, ठीक है। राष्ट्रवादी लोग चाह रहा है कि भाई आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाए हमको, जो इतना बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर है अभी तक हमको दबा कर रखा गया है। अभी तो हम लोगों को बुद्धि खुला हुआ है, हमको अपना अधिकार चाहिए। और ये लोग चाह रहे हैं संसदीय राजनीति। अब सोचिए, संसदीय राजनीति का मतलब क्या है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। और मेटरनिक किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहता था, क्योंकि मेटरनिक आया ही था राजतंत्रात्मक व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था को मेंटेन करके चलाना, तो ये कभी होने नहीं देता। इसीलिए ऑस्ट्रिया के द्वारा दो मोर्चों पे लड़ा जा रहा था। एक तो बाहरी मोर्चे पे इटली जर्मनी में जो भी राष्ट्रवादी थे उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा था, और एक अपने आंतरिक मोर्चे पे भी लड़ा जा रहा था जो उसके अंदर, ठीक है, जो उदारवादी लोग थे, राष्ट्रवादी थे, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा था। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। इसीलिए देखिए बहुत प्रयास किया सब शुरू में इटली और जर्मनी। देखिए इटली जर्मनी के एकीकरण आगे चल के 1800, ठीक है, 60-70 के दशक में होगा, लेकिन नहीं, उसके पहले भी प्रयास किया गया। और यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली आपको ये चीज़ जानने के लिए नहीं मिलता है। 1830 और 1848 में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवादियों को यहाँ पे विफल किया गया था, जो इटली और जर्मनी को पूरी तरीके से सेपरेट करने के प्रयास में थे कि भाई हम लोग एक हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपने अधिकारों को, ठीक है, खुद हम लोग चलाना सीख ले। बिल्कुल इंडिविजुअली होना चाह रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के द्वारा पुनः इनको दबा दिया गया। अब बेचारे करे तो क्या करें। अब यही एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। इसका मतलब कि अब ये जो मध्य वर्ग है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये जो मध्य वर्ग है, ये जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रवादी तो भाई उलझ भी गया, सब देखिए, राष्ट्रवादी उलझ भी गया और ऑस्ट्रिया के द्वारा इन राष्ट्रवादियों को दबा दिया गया। अब राष्ट्रवादियों के पास तो बहुत अधिक विकल्प यहाँ पे नहीं बचा। अब बचा उदारवादी, ठीक है। उदारवादी लोग देखिए यहाँ पे बहुत लोग होशियार है, ठीक है। उदारवादी अगर ये लोग चाहता तो निम्न वर्ग को एक झटका में लाके पूरा का पूरा, जिस तरीके से, ठीक है, टेनिस कोर्ट हुआ था फ्रांस में, वैसे ही अगर ये लोग चाहता तो पूरे भीड़ को उतार के ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता। लेकिन उससे क्या होता, परिणाम तो फिर वही मिलता ना। ऑलरेडी जैकोबियन ने जो इतना डराया हुआ था फ्रांस में, ये लोग कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए इनके द्वारा, ठीक है, मताधिकार की तो मांग किया जा रहा है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई, निम्न वर्ग को हम नहीं देंगे। इसीलिए बेचारे मौन हैं और राष्ट्रवादी भी बेचारे बार बार फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए मैंने बोला लोहा लोहे को काटता है। अर्थात अब ये राष्ट्रवादी बेचारे विफल हो जाएंगे और इनको लगा कि नहीं, अब एक साम्राज्य अगर हम पे अटैक कर रहा है तो हमें दूसरे साम्राज्य की शरण में जानी चाहिए। अर्थात अब ये जो राष्ट्रवादी है पूरी तरीके से सैन्यवाद प्रक्रिया की तरफ मुड़ गए, ठीक है, अर्थात राजतंत्र की ओर मुड़ गए। आगे आप लोग देखेंगे। इसीलिए, ठीक है, जो लोम्बार्डी का क्षेत्र था, सेवराय का क्षेत्र था इटली का, वो लोग धीरे धीरे देखेंगे ना तो पीडमोंट, सार्डिनिया की तरफ लोग मूव करने लगेगा, और जो जर्मनी है धीरे धीरे प्रूसिया की तरफ मूव करने लगेगा। अब यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, समझ लीजिए, वही चीज़ है। तो देखिए एक तरफ है उदारवाद, दूसरी तरफ है राष्ट्रवाद। दोनों का शत्रु सेम है, और दोनों का शत्रु कौन है, निरंकुश राजतंत्र।
उदारवादियों की मांग है कि संवैधानिक राजतंत्र आए। देखिए कैसा राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा डेमोक्रेसी नहीं, राजा रहे लेकिन नाम मात्र का राजा रहे, अधिकार हम ले। माने ठीक वैसे ही है जैसे कि ठीक है एक चीज़ को, ठीक है होता है ना, एक माने वस्तु को एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रख लेना। पहले क्या था, राजा के आसपास ठीक है चर्च व्यवस्था होती थी, कुलीन तंत्र, ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। अब ये मध्य वर्ग चाहता था कि वो जगह हम ले ले और नीचे के लोगों को भाई शोषण करे, अर्थात निम्न वर्ग के लोगों को। इसीलिए चाह रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र हो, सीमित मताधिकार हो। समझ रहे होंगे आप, सीमित मतलब मताधिकार, मध्य वर्ग इसमें पर्याप्त भागीदारी हो, लेकिन निम्न वर्गीय अधिकार क्या हो, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, दूसरी तरफ है राष्ट्रवादी लोग, ये लोग मांग कर रहा है नागरिक समानता। अब सोचिए यही तो समस्या है ना, यहाँ पे यही समस्या है कि भाई ऊपर ये जाके क्या चाह रहे हैं कि भाई हमको संवैधानिक राजतंत्र चाहिए, नीचे आ रहे हैं तो नागरिक समानता की बात कर रहे हैं। यही है डुअलिज्म चेहरा। ठीक है, एक तरफ जाइए तो उसके तरफ हो जाइए, दूसरी तरफ जाइए तो ठीक है दूसरे का हो जाइए। ठीक, आज वर्तमान में जैसे भारत में राजनीतिक गतिविधियों से लैस जो नेता होता है, कभी जाएगा मुस्लिमों के पास मुस्लिम टोपी पहन लेगा, हिंदुओं के पास जाएगा हिंदू टोपी पहन लेगा, दलितों के पास जाएगा दलित का टोपी पहन लेगा। सबको लगेगा कि भाई ये तो नेता हमारे बीच का है, लेकिन असल में अब यही है कि लोगों की समझ नहीं होती है। इसीलिए वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी देश में किसी भी ठीक है संसदीय प्रक्रिया में आपको हिस्सा लेना है। अब देखिए यही हुआ था 1830 से 1848 के बीच ऑस्ट्रिया द्वारा यहाँ पे विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया पूरी तरीके से। अब जब दमन किया गया तो भाई राष्ट्रवाद को, जो राष्ट्रवादी लोग थे, बड़ा इनको धक्का लगा। अब सिर्फ राष्ट्रवादियों को ही धक्का नहीं लगा, क्योंकि उदारवादियों को भी तो लग रहा है यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। अब इनको समझ में आ गया कि लोहे लोहे को काटता है, अर्थात ये लोग धीरे धीरे सैन्यवाद की तरफ मूव करने लगा, राजतंत्र की सहायता की तरफ ये सब देखने लगा कि भाई ठीक है कब मिल जाए हमें। और इसी समय देखेंगे आप तो जर्मनी के लोग प्रसा की तरफ मूव कर गए, इटली के लोग देखिए यहाँ पे जो सिवाय का जो शासक था पूरी तरीके से इधर पीडमोंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी की तरफ यहाँ पे मूव करने लगेगा कि भाई अंततः एक शासक से अगर हमें अलग होना है, एक शासक के क्षेत्र से अलग होना है, तो दूसरे शासक की यहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी। तो अब देखेंगे इसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब और भी चीज़ों को यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब इस पैरेलल कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं। अब कह रहा है कि यूरोप में क्रांतियाँ एवं बदलाव हो रहा है। अब यूरोप में जो क्रांति एवं बदलाव हो रहा है, 19वीं सदी तक देखिए यूरोप में क्रांति एवं बदलाव। अब वो बदलाव क्या है, तो जो 19वीं सदी में नेपोलियन के बाद जो वीना कांग्रेस बना, मेटरनिक व्यवस्था बना, ठीक है, पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो गया। अब ये ध्वस्त कैसे हो रहा है, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। देखिए 1820 के दशक का विद्रोह बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है। ये विद्रोह देखिए फ्रांस से आरंभ होना शुरू हो गया। अब यही ये फ्रांस से आरंभ होना अगर शुरू हो रहा है तो विचारधारा ही तो विद्रोह करवा रहा है। कहीं न कहीं व्यक्तियों के अधिकार की मांग हो तो वो विद्रोह करवा रहा है। क्योंकि फ्रांस में हुआ गया था, आपको पता है कि जब 1815 में जब नेपोलियन चला गया तो पुनः उस वीना कांग्रेस के द्वारा, उस मेटरनिक के द्वारा पुनः फ्रांस में बुर्बो वंश के शासक को वहाँ पे बैठा दिया गया। सोचिए अब उस समाज में ऑलरेडी मध्य वर्ग का जन्म हो गया है, अब फिर से आप उसको पुनः पुरातन व्यवस्था में लौटाने चाह रहे हैं। मध्य वर्ग कभी करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा। यही तो समस्या का कारण था। और फ्रांस से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे लैटिन अमेरिका जैसे देशों में चला गया, क्योंकि लैटिन अमेरिका देशों में स्पेन का उस समय बहुत बड़ा उपनिवेश हुआ करता था। उसी तरीके से जब लैटिन अमेरिका में गया तो यही लैटिन अमेरिका में जब गया वहाँ पे तो देखेंगे कुछ वहाँ पे बोलीवर जैसे वेनेजुएला का नेता भी आएगा, इसके खिलाफ यहाँ पे सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी और भी यूरोप ऑफ कंसर्ट में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से यहाँ पे यूएसए को आना पड़ता है। और यूएसए आएगा तो उसी समय से यूएसए के विदेश जो नीति है पूरी तरीके से प्रभावित होती है। एक मुनरो राष्ट्रपति आएगा, ठीक है, अमेरिका का, और वो मुनरो सिद्धांत देगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट में जो टॉपिक है ना कहीं न कहीं देखिए जुड़ता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एक तीर से दो निशान कीजिए। अब थोड़ा सा समझिए क्या होता है यहाँ पे। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है,
तो नंबर 1 यहाँ पे हो रहा है देखिए यूनान का विद्रोह तथा स्वतंत्रता। देखिए यूनान का विद्रोह, यूनान में विद्रोह हो गया 1821 में। तो यूनान की संरचना अगर आप देखेंगे तो भली भांति आपको पता होगा कि यूनान में देख पा रहे हैं यही जो एरिया है, मैं इसे रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे शासन का केंद्रीकृत स्वरूप होता था, जहाँ शासक रहता था उसको बोला गया यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर। ध्यान रखिएगा यही होता था ऑटोमन एम्पायर, पूरी तरीके से मुस्लिम साम्राज्य था। और वो ऑटोमन एम्पायर अगर देखा जाए देखिए तो 1600 माने 17वीं शताब्दी तक अपने एकदम हाईएस्ट पिक पे था। लेकिन अब 18वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे परिवर्तन का दौर शुरू हो गया, मध्य वर्ग का आना धीरे धीरे शुरू हो गया। और साथ में बगल के देशों में इधर, ठीक है, फ्रांस की क्रांति अगर यहाँ पे हो रही है तो इसका प्रभाव यहाँ भी तो पड़ेगा, इन सारे क्षेत्रों पे भी तो पड़ेगा। और मैंने बताया था भी आप लोगों को कि अगर फ्रांस की क्रांति यहाँ पे हो रही है तो इसका प्रभाव अगर अगल बगल क्षेत्रों में पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, बहुभाषा भाषी जो लोग रह रहे हैं, इसमें अब कितने सारे जनजातीय अब लोग भी है, कितने सारे क्रिश्चियनिटी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग रेस, ठीक है, मतलब अलग अलग नस्ल के लोग भी मौजूद हैं। और ये लोग है किसके अधीन? एक मुस्लिम शासक के यहाँ पे अधीन है। जो ये मुस्लिम शासक, जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था, देखिए 1821 तक आते आते बिल्कुल ये यूरोप का मरीज बन चुका था। अब यूरोप का मरीज बन चुका था तो इसका टूटना तो तय था। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से मुस्लिम शासक का यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था। जब तक योग्य शासक था सब, ठीक है, तब तक तो बड़ी अच्छे से चलाया सब। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, भारत को एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए। यहाँ पे क्या था तो बहुसंख्यक यहाँ पे ईसाई जनसंख्या थी, बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई लोगों की जनसंख्या थी, लेकिन शासक था मुस्लिम हुआ करता था। इसीलिए जब बहुसंख्यक ईसाई जनसंख्या ने जब वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजाना यहाँ पे शुरू कर दिया, तो ये जो कंसर्ट ऑफ यूरोप ने क्या किया, उसका समर्थन कर दिया। अब कंसर्ट ऑफ यूरोप समझ रहे हैं ना, जो भी यूरोपीय देशों की जो यहाँ पे समूह थी, जिसमें, ठीक है, सब जो भयंकर भयंकर देश थे, बड़े बड़े जो देश थे, सब यहाँ मौजूद थे। और वहीं सारे देश वियना कांग्रेस के भी पूरी तरीके से मेंबर थे। अब देखिए इनका डुअलिज्म क्या हो रहा है, हमने दोहरी नीति क्या हो रहा है कि अपने लोगों के खिलाफ, देखिए अपने लोगों के खिलाफ जब यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी जो लोग हैं यहाँ पे जब विद्रोह कर रहे हैं, तो ये कंसर्ट ऑफ यूरोप इनका समर्थन कर रहा है, समझ रहे हैं, इनका समर्थन कर रहा है। चूंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि वियना कांग्रेस में क्या किया गया था कि आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, प्रगतिशीलता जहां होगी वहां पे दबा दिया जाएगा। मेटरनिख ने खुद ये बात बोला हुआ था। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो जो प्रगतिशीलता हो रही है, तो मेटरनिख और वियना कांग्रेस, कंसर्ट ऑफ यूरोप, यहाँ पे तो मुख्य दर्शक नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या कर रहा है, इनको सहायता दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि भाई कहावत है ना, ठीक है, अपनों के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, आप वकील बन जाते हैं, दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। तो ऐसा तो डुअलिज्म यहाँ पे नहीं चलने वाला है। यही सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए यह वियना कांग्रेस की व्यवस्था के पूरी तरीके की क्या हो गया, खिलाफ हो गया। और कोई भी व्यवस्था हो, ठीक है, अगर एक रूल रेगुलेशन चाहे किसी के हित में हो अहित में हो, अगर आप उसको डबल, ठीक है, डुअलिज्म करके अगर लागू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। खैर यहाँ तो 1832 तक आते आते यूनान आज़ाद हो गया, लेकिन कंसर्ट ऑफ यूरोप या फिर आप कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस की असफलता और मेटरनिख की असफलता ने यहाँ पूर्णतः यह दिखा दिया कि भाई उनका डबल चेहरा यहाँ पूरी तरीके से हो सकता है। क्योंकि उनकी असफलता पूरी तरीके से जीत में यहाँ तब्दील हो रही थी, तो लोग क्यों नहीं मानेगा सब, ठीक है, अपने लोग थे, कर लिया, हो हल्ला सब मचा लिया सब। उम्मीद है इतना लोग क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हो रहा है यहाँ पे लैटिन अमेरिका के देशों में क्या हो रहा है। देखिए लैटिन अमेरिका मतलब समझ रहे हैं ना कि जो भी उस समय देखिए उपनिवेशी जो यूरोपियाई जो उपनिवेश थे दक्षिण अमेरिका में, जो जनरली, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया आता है, इनको ही लैटिन अमेरिका का देश कहा जाता है। इसमें देखिए जो ये है ना, यहाँ से इधर मेक्सिको, सब ये लैटिन अमेरिका के देशों में ही यहाँ पे आता है, जो कभी न कभी यूरोपियाई देशों के उपनिवेश हुआ करते थे। तो उस समय देखिए स्पेनिश उपनिवेश थे काफ़ी,
पता है ना आप लोगों को किस तरीके से, ठीक है, यूरोप वासियों में कोलंबस ने खोज किया, ठीक है, फिर धीरे 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 इंग्लैंड वासी आए और अमेरिका में बसना शुरू हो गए, ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे स्पेन वासियों ने धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका की तरफ मूव किया, बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे सब अपना उपनिवेश बनाया। अब हुआ क्या कि स्पेनिश उपनिवेश में, ठीक है, जो लैटिन अमेरिका का पूरा पूरा जो ग्रुप हुआ करता था, वहीं पे एक छोटा सा यहाँ पे देश है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वेनेजुएला है। यही वेनेजुएला, अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, आपको वर्तमान में जो इंटरनेशनल रिलेशन है अमेरिका और, ठीक है, मैंने यूएसए और साउथ अमेरिका के बीच, वो समझ में आएगा। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। अब जब साइमन बोलीवर के नेतृत्व में वहाँ विद्रोह किया गया कि भाई नहीं, अब बहुत हो गया, हमको आज़ादी चाहिए, स्पेनिश लोगों से आज़ादी चाहिए, तो यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना को रोकने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा कि नहीं भाई, इनको रोको, नहीं तो सारे के सारे उपनिवेश आज़ादी हो जाएंगे। ये कैसी बात है भाई? डुअलिज्म चेहरा देख रहे हैं ना हर जगह, यही इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो इसका मतलब पूरा पूरा समझ जाएंगे कि भाई राष्ट्रवादी चेतना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या यही जब चीज हुआ था, अभी मैंने बताया था ऑटोमन साम्राज्य में, तो क्या इसने रोकने का प्रयास किया? नहीं प्रयास किया, क्योंकि उसके लोग नहीं थे, सॉरी, रोकने का, ठीक है, नहीं प्रयास किया गया वहाँ पे क्योंकि उसके लोग थे। और यहाँ पे जब एक उपनिवेश की बात किया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही यूरोप के लोग नहीं हैं, तो यहाँ पे भाई उनकी चेतना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे तुम लोग गलत हो। तो अगर यहाँ पे ये जो विद्रोही है या फिर ये जो राष्ट्रवादी हैं, अगर यहाँ पे ये लोग उपनिवेशी स्पेनिश उपनिवेशों के खिलाफ अगर ये लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और इधर ऑटोमन साम्राज्य में वहीं जो क्रिश्चियनिटी बहुसंख्यक संख्या अगर यहाँ पे आंदोलन कर रही है, तो उसको कंसर्ट ऑफ यूरोप के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे कंसर्ट ऑफ यूरोप के द्वारा अपोज किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं चल सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेटरनिक के नेतृत्व में, यही है मेटरनिक के नेतृत्व में, देखिए कंसल्ट ऑफ यूरोप में मामला आया कि भाई अगर स्पेनिश उपनिवेश छूट गया तो फिर उपनिवेशों में एक लहर दौड़ जाएगी, कोई भी उपनिवेश, ठीक है, फिर हमारा यूरोपीय उपनिवेश नहीं बन सकता है। धीरे धीरे एक प्रगतिशीलता जैसी विचारधाराओं का पूरी तरीके से जन्म हो जाएगा। अब यही समझिए आप, कंसल्ट ऑफ यूरोप में जैसे ही मामला गया, वहाँ पे मेंबर था ब्रिटेन, बहुत होशियार देश है, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन को लगा कि देखो भाई, अगर ये जो स्पेनिश उपनिवेश है, ठीक है, अगर स्पेन के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो भाई स्पेन तो और बहुत पीक में चला जाएगा, बहुत अमीर हो जाएगा, समस्या तो होगी ही होगी। यहाँ पे कोई बगल वाले को देख के मन ये नहीं चाहता है कि उसका विकास हो। यही हाल था उस समय ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का आना जाना स्पेन से होते, समझ रहे ना, स्पेन से होते होते सब भारत में आएगा। स्पेन वहाँ मजबूत हो जाएगा तो भाई वो समुद्री गलियारा ही नहीं देगा, वहाँ पे समस्या होगा इंग्लिश चैनल के जस्ट नीचे। इसीलिए ब्रिटेन ने, देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही कंसल्ट ऑफ यूरोप से अलग यहाँ पे राय व्यक्त किया। यूएसए को ये बोला, उस समय यूएसए का जो राष्ट्रपति हुआ करता था, मुनरो हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटेन ने सीधे बोला कि देखिए इस पे आप हस्तक्षेप कीजिए, मैंने हम नहीं चाहते हैं कि भाई ये लोग आके यहाँ पे, ठीक है, मगजमारी करे, सब यहाँ पे आके, ठीक है, कोई यहाँ पे सब रोक टोक लगाए, बल्कि ये विद्रोह कर रहा है बोलीवर तो करने दीजिए भाई, आज़ाद हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही है मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत यही है, उस समय का जो अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो ने सीधे सीधे बोल दिया कि देखिए लैटिन जो अमेरिका है ना, ये लैटिन अमेरिका, ठीक है, ये जो लैटिन अमेरिका है पूरा का पूरा यूएसए का गलियारा है, समझ लीजिए आप लोग, ये रास्ता है। अगर इस लैटिन अमेरिका पे, ठीक है, अगर यूरोप अब किसी तरह का हस्तक्षेप करता है तो हस्तक्षेप यूएसए में माना जाएगा। इसका मतलब कि बाएं हस्त शक्ति का हस्तक्षेप पूरी तरीके से वर्जित है, यूरोपीय देश यहाँ नहीं कर सकते हैं लैटिन अमेरिका देशों में। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए यूएसए के आंतरिक मामलों में यहाँ पे पूरी तरीके से हस्तक्षेप होगा। अर्थात अगर आप यहाँ आकर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हस्तक्षेप लैटिन अमेरिका में नहीं होगा बल्कि यूएसए में होगा, और हम पे होगा तो हम किसी भी एक्शन लेने के लिए, किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब यही है, यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, मुनरो सिद्धांत का परिणाम ध्यान से समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध तक यूएसए, ठीक है, बिल्कुल अलग रहा। बोला कि भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमारे मामले में तुम टांग नहीं अड़ाओगे, तुम्हारे मामले में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। यूरोप के संदर्भ में देखा जाए तो पृथकवादी नीति इसको बोला जाता है। उसी तरीके से देखिए जो लैटिन अमेरिका है, अब आगे चल के धीरे धीरे, चूँकि यहाँ पे अब
यूएसए का प्रभाव होने लगा और यूएसए ने इन लैटिन अमेरिका देशों में बहुत अधिक जो रिसोर्स है ना, देखिए आज भी वेनेजुएला में सबसे अधिक अगर पेट्रोल है, मतलब कच्चा तेल का जो भंडार है तो वेनेजुएला में ही है। इन सारे ही देशों पे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को मैंने एक उपनिवेश की तरह वो ट्रीट करने लगा। यूएसए का अर्ध उपनिवेश बन गया और 150 सालों तक इनके संसाधनों का दोहन किया। देखिए वेनेजुएला में अभी ठीक है मतलब 1.5-2 साल पहले काफ़ी चर्चा में रहा था वेनेजुएला का तख्ता जो पलट हुआ, उसमें किसका हाथ था? डायरेक्ट उसमें हाथ यूएसए का था, कच्चा तेल को लेकर था। आज भी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यूएसए ने बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर लिया। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार में मामला अलग ही हो गया, जब उस पर डायरेक्ट ठीक है जब जापान के द्वारा जब बम गिरा दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, तब जाके अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में सामने आएगा। अदरवाइज देखेंगे तो बहुत अधिक उसका रोल इधर यूरोप में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उदारवादी है राष्ट्रवादी थोड़ा सा पुनः आइए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इनका जो विचार है देखा जाए ना तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक एक दूसरे के बिल्कुल पूरक था। चोर चोरे मौसेरा भाई है सब, ठीक है। उदारवादी जो मांग थी कि भाई जनता की जनता ठीक है मताधिकार की मांग कर रही थी। अब इसी क्रम में देखा जाए तो अब जनता मताधिकार की जहाँ मांग कर रही थी, उदारवादी मांग, ठीक है, इसमें ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्पेन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में इनको मिल भी गया वो चीज़। अब ये कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा कि जब पुरातन व्यवस्था को पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा, अर्थात उदारवादी मांग इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया गया कि यहाँ मध्य वर्ग ने पूरी तरीके से उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे ठीक है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इसीलिए इनको तो मिल गया। दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी जो मांग थी, जो बिल्कुल ही आमूल चूक परिवर्तन की मांग कर रहे थे, इटली वाले, जर्मनी वाले कर रहे थे, ठीक है, उनकी ये मांगे पूर्णतः उस समय तो नहीं मिली, लेकिन मिलेगा अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। और जो पुराने साम्राज्य थे जैसे कि ऑटोमन साम्राज्य, हैसबर्ग हो गया, ठीक है, रूसी साम्राज्य, यहाँ पे तो मैंने शुरू से बता रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि बहुभाषा भाषी बहुनस्ल के लोग थे। ये लोग पूरी तरीके से पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, आमूल चूक परिवर्तन की लोग मांग कर रहे थे, ठीक है। तो ये थी इनकी राष्ट्रवादी मांगे। अब थोड़ा सा ठीक है फ्लो बन रहा है, चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। उदारवादी मांगे वर्सेस राष्ट्रवादी मांगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है 1830 की क्रांति, बिल्कुल क्रम से यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, इटली जर्मनी है यहाँ पे, पुराने हैसबर्ग, एक तरीके से एक लहर दौड़ पड़ा है कि भाई नहीं हमको सेपरेट होना है, हमको आज़ाद होना है। अब 1830 की जो क्रांति हो रही है ये फ्रांस से ही यहाँ पे आरंभ हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रांस से ही आरंभ हो रही है। इसमें लुई 18वां का उत्तराधिकारी आया आगे चल के चार्ल्स दसम, और ये लुई 18वां जो है देखिए हवा में नहीं आया है, ठीक है, ये वही था बुर्बो वंश का, ध्यान रखिएगा, ये वही बुर्बो वंश का शासक हुआ करता था जो नेपोलियन के, ठीक है, एल्बा द्वीप में जब नेपोलियन का ठीक है निर्वासन कर दिया गया तो उस वीना कांग्रेस के द्वारा इसी लुई 18 को फ्रांस का उस पुरातन व्यवस्था का वहाँ का उसको शासक बनाया था। और जब 1830 में ठीक है जब लुई 18वां का जब उत्तराधिकारी माने इसका एक भाई है, ठीक है, इसका भाई का नाम है चार्ल्स दसम, ध्यान से नाम सुनते चलिए, यही है बुर्बक, ठीक है, चार्ल्स दशक जब आया यहाँ पे, चार्ल्स दसम आया, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अपने आप को ठीक है लुई 14 लुई 13 टाइप के समझने लगा कि भाई हम उस खानदान से बिलोंग करते हैं, और ये निरंकुश पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। बेचारा यही नहीं समझ पाया कि फ्रांस में इतना बड़ा क्रांति हो गया, मध्य वर्ग आ गया है, अगर पहले जैसा व्यवस्था हम चलाएंगे तो क्या हम टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। गलती पे गलती करता चला गया, राजतंत्र की शक्ति की पुनर्स्थापना करना शुरू कर दिया, रोमन कैथोलिक चर्च को पुनः विशेष अधिकार दे दिया। सोचिए फ्रांस की क्रांति में चर्च के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। नेपोलियन भी आया तो चर्च के विशेष अधिकारों को उतना नहीं दिया, और ये आके पुनः दे रहा है, मैंने पुरातन व्यवस्था को। विधानमंडल का ही तिरस्कार कर दिया कि भाई हम अध्यादेश लाएंगे, हम कुछ भी विधानमंडल नहीं जानते हैं, ठीक है, अध्यादेश समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति को जो निकालने की जो शक्ति होती है, भाई कुछ ज़रूरत नहीं, एक अध्यादेश लाओ, पूरे देश में एक कानून बन जाएगा, ऐसा किया जाने लगा। अब यही था, अब यहाँ पे समझिए इतनी सारी इसकी गतिविधियों से क्या फ्रांस का जो मध्य वर्ग है आज, जिनको हम लोग ठीक है उदारवादी बोलते हैं, क्या ये लोग बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सीधे ही इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया,
पुनः अटैक कर दिया गया, ठीक है, और बेचारा चार्ल्स दशम यहाँ से भाग गया। क्या हो गया? चार्ल्स दशम भाग गया। सोचिए, इसका मतलब कि फ्रांस की जनता ने क्या किया, कहीं ना कहीं तो उस वीना कांग्रेस, उस मेटरनिक पे जोर से तमाचा दिया, बेचारा सब देखते रह गया, कुछ नहीं कर पाया। देखिए, जनता इसके खिलाफ हो गई। गणतंत्रवादी की जगह यहाँ पे पुनः क्या किया गया, तो राजतंत्रवादी यहाँ पे सफल हो गए। क्योंकि अब आप देखेंगे तो इस गणतंत्रवादियों की वजह से ही चार्ल्स दशम भाग पाया। लेकिन हुआ क्या, तो कहीं न कहीं इसी के अपने जो सगे संबंधी थे राजतंत्रवादी इसमें सफल हो गए। इसमें राजतंत्रवादी में मतलब एक राजतंत्रवादी व्यवस्था का ही एक पसदर था, लुई फिलिप, ध्यान रखिएगा, लुई फिलिप, ठीक है। इसको यहाँ का शासक बना दिया गया जनता के द्वारा, लेकिन स्थापित करके, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के द्वारा स्थापित करके। अब सोचिए, थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सोचिए, ठीक है, कि जिस वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के शासक को स्टेबलाइज किया था, अब उस फ्रांस के शासक को वहाँ की जनता के द्वारा पुनः हटा के एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के ही तहत एक दूसरे शासक लुई फिलिप को रखा गया। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि पुनः लोगों ने क्यों नहीं चाहा कि भाई गणतंत्र आ जाए, क्योंकि लोगों को डर था ना कि अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पे आ जाएगी तो पुनः क्या पता कोई जेकोबियन टाइप का आ जाए, लोगों के अधिकार ही खत्म हो जाए। इसीलिए लुई फिलिप को, ठीक है, चूँकि लुई फिलिप कहीं न कहीं देखेंगे तो संवैधानिक राजतंत्र के तहत चलने वाला ही व्यक्ति था, इसीलिए यहाँ पे राजतंत्र यहाँ पे लाया गया। और ये वीना कांग्रेस की, ठीक है, बहुत बड़ा चुनौती हुआ, हमने समझ रहे हैं, हमने इतना बड़ा चुनौती हुआ, सोचिए डबल आ गया। एक तो ऑटोमन साम्राज्य में आ गया, ऑटोमन साम्राज्य में बेचारा सपोर्ट कर दिया उसको, और दूसरा यहाँ पे वीना व्यवस्था को पूरी तरीके से चुनौती मिल गई कि आओ भाई, फ्रांस के लोग तुम्हें डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, आओ करके दिखाओ। अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ यही है लहर है, एक लहर बढ़ती चली गई। बेल्जियम में हॉलैंड के विरुद्ध यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरीके से छेड़ दिया गया। अब बेल्जियम देखिए, ठीक है, हॉलैंड से बेल्जियम 1833 में अलग हो गया। देखिए सब यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे कितना अधिक परिवर्तन आ रहा है। वीना व्यवस्था के ये विघटन का प्रतीक हो गया कि अब नहीं, वीना व्यवस्था चल ही नहीं सकती है, मेटरनिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती है, अब इसको ख़त्म होना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए पश्चिम यूरोप में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो स्पेन में, पुर्तगाल में, यहाँ भी मताधिकार की मांग होने लगी। कहा जाता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना। अब बगल में ही देखिए यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, यहाँ भी फ्रांस है, इधर स्पेन है, इधर पुर्तगाल है, तो फिर क्या होगा? अब फ्रांस से फैली विचारधारा तो अगल बगल फैलेगी ही फैलेगी। ब्रिटेन में भी वहाँ के लोग पूरी तरीके से मताधिकार विस्तार की मांग करने लगे। जो वहाँ पे मध्य वर्ग, जो उदारवादी लोग, जो स्टेबलाइज हुआ था, जो मजदूरों को अधिकार नहीं दे रहा था, अब वहाँ के लोग, ठीक है, मताधिकार की मांग करने लगे। और वहाँ पे 1832 का सुधार करना भी पड़ा, ठीक है। 1832 का एक जब देखेंगे, जब चार्टर जब वहाँ का पढ़ना शुरू करेंगे तो सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर ठीक है, इसको लेकर मैंने पीछे करा दिया है क्लास, ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, चूँकि काफ़ी दिन बाद में क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा देख के आइए उसको। 1832 का सुधार एक बहुत ही ब्रीफली मैंने कराया था। उसी तरीके से जर्मनी में देखिए, यहाँ पे उदारवादी आंदोलन यहाँ पे चलने लगा। इटली में मेजनी के नेतृत्व में आंदोलन चलने लगा। अब ये आंदोलन चलने लगा और उनको हर हाल में जर्मनी और इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त होना था। और ये यहाँ पे जब आंदोलन चला तो ऑस्ट्रिया के द्वारा तो पुनः इसको दबा दिया गया। लेकिन आगे चल के जब ये लोग, ठीक है, प्रसा के तरफ या फिर पीडमोंट सार्डिनिया की तरफ ये लोग मूव करेगा तो फिर समस्या आएगी, अर्थात सीधे ही ऑस्ट्रिया को अब चुनौती मिलेगी। अब उसी चुनौतियों को पार करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी संदर्भ में मेटरनिक ने, ठीक है, बोला कि यार ये होता क्या है यहाँ पे। फ्रांस को जब छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाती थी। मेटरनिक का स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि फ्रांस की क्रांति हुई, पूरे यूरोप में एक लहर दौड़ पड़ी, फिर से यहाँ पे क्रांति हो रही है, पूरे यूरोप में लहर दौड़ जा रही है। हम कितना रुकने का प्रयास कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 1848 की क्रांति, अर्थात अब नेपोलियन का, अब मेटरनिक का युग, ठीक है, अंत होने को है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए मेटरनिक व्यवस्था से पूरी तरीके से जन सामान्य के आर्थिक असंतोष को बढ़ा दिया, क्योंकि इस जन सामान्य को उस मेटरनिक व्यवस्था में रत्ती भर का कोई फायदा नहीं होता था। मैंने बहुत अधिक अधिकार उनको नहीं था, तो समस्या तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। और ऊपर से देखिए
औद्योगिक भी हो रहा था। बगल में ही इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहाँ एकदम धुआं फेंक रहा है। यहाँ भी धीरे धीरे उसकी सुगबुगाहट मेन जो यूरोप में है यहाँ भी आनी शुरू हो गई थी। और यही कारण है कि यहाँ पे एक मध्य वर्ग आएगा जो काफ़ी शक्तिशाली यहाँ पे होगा। क्यों? इकोनॉमिकल एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि मुक्त अर्थव्यवस्था की मांग बहुत पहले से कर रहा था। वो दूसरी तरफ देंगे तो निम्न वर्ग भी आएगा जिसको सर्वहारा यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, ये भी अपने अधिकारों की मांग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे समस्या तब हुई जब इसी समय देखेंगे तो फसल नष्ट होने वाली घटना हो गई यूरोप में। ठीक है, पूरा का पूरा फसल ही नष्ट हो गया। अब जब फसल नष्ट हो जाएगा तो किसान क्या, मजदूर क्या, क्या खाएगा वो? समझिए, वो तो मर ही जाएगा फिर। इसीलिए यही जो है 1848 की क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। अब इस क्रांति को उस नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, सॉरी बार बार नेपोलियन आ रहा है, उस मेटरनी के द्वारा रोकने का तो प्रयास किया गया, लेकिन बेचारा वो विफल रहा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, आराम में पुनः वो क्रांति फ्रांस से ही यहाँ पे आना शुरू हो गई। और उस समय फ्रांस में देखिए क्या हुआ, तो जो लुई फिलिप था, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत, ठीक है, जनता के द्वारा ही इसको, ठीक है, शासक बनाया गया था, लुई फिलिप की सरकार गिर गई। और यहाँ पे पुनः आराम में देखिए गणतंत्रवादियों को यहाँ पे सफलता मिल गई। समझ रहे हैं, मैंने पुनः गणतंत्रवादी यहाँ पे आ गए। और उसी समय देखेंगे यहाँ पे ना, तो फ्रांस में 3 तरह के लोग आ चुके थे। एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरी तरफ गणतंत्रवादी व्यवस्था, तीसरी तरफ जो नेपोलियनवादी विचारधारा से ग्रस्त थे, मैंने नेपोलियन बोनापार्टवादी विचारधारा। तो अब जब चुनाव हुआ, ध्यान से सुनिए, जब चुनाव हुआ तो देखिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो बहुत पहले से फेल होती हुई नजर आ रही थी। मध्य वर्गीय विचारधारा के रूप में जो, ठीक है, लाया गया था, कहीं ना कहीं उसका गला घोट दिया था जैकोबियन ने। अब जो सक्सेस हुआ था कहीं ना कहीं वो, ठीक है, नेपोलियनवादी विचारधारा, बोनापार्टवादी विचारधारा। इसीलिए जब पुनः वहाँ पे वोटिंग कराया गया तो उन बोनापार्टवादियों को यहाँ पे जीत मिल गई जो नेपोलियन की विचारधाराओं से, ठीक है, प्रभावित है। अब इन बोनापार्टियों की जीत हो गई 1848 में। जब जीत हो गई तो उस समय अब नेपोलियन का जो, देखिए यहाँ पे जो शासक बन के आया यही था नेपोलियन तृतीय। अब जब नेपोलियन तृतीय आया, फ्रांस का प्रेसिडेंस बन गया। और 4 वर्षों के अंदर, ये जो नेपोलियन तृतीय है, ध्यान रखिएगा, 4 वर्षों के अंदर 1852 में इसने गणतंत्र को समाप्त कर दिया। सोचिए, लोग इसको चुन के भेज रहे हैं, राजगद्दी पे बिठा रहे हैं, शासन बना रहे हैं, मैंने राष्ट्रपति बना रहे हैं। और ये बेचारा नेपोलियन तृतीय को लगा कि भाई मेरे भी तो किए थे ना दादा परदादा, उसके दादा होंगे, ठीक है। तो जब दादा गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भाई उठा के जब फेंक सकते हैं, गणतंत्र की जगह नेपोलियन ने क्या किया, धीरे धीरे राजतंत्र ला दिया। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो नेपोलियन, सोचिए, वो अलग क्वालिटी था, तुम भाई उसका बीज हो, तुम में वो क्वालिटी नहीं है। 4 वर्ष के अंदर गणतंत्र को यहाँ पे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं ही, ठीक है, राज्य हूँ, अर्थात फ्रांस का अपने आप को, ठीक है, सम्राट घोषित कर दिया। इसी संदर्भ में यहाँ पे डेविड थॉमसन का कहना है, ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। इस बार का अगर आप एसए का क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का, ठीक है, जो बड़ा चर्चा में रहा यूपीएससी को लेके, ठीक है, सॉरी यूपीएससी के एसए के क्वेश्चन को लेके, तो मैं देख रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं था। डिटेलिंग में आप नहीं करेंगे, चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आप हमेशा समस्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। समझ रहे हैं, इतना शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे एसए में। क्या इतना बड़ा एग्जाम्पल को हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है ये यूपीएससी, ठीक है, 2021 का मेंस का ध्यान रखिएगा, मेंस का ये, ठीक है, एसए का प्रश्न है। एसए तो होता ही है 360 डिग्री एंगल का सोचने का आपका, ठीक है, दायित्व बिल्कुल होना ही चाहिए। तो देखिए ऐसे चीज़ों को पढ़ने से ही आप एग्ज़ाम में, ठीक है, इसीलिए राइटिंग स्किल का कमाल है, साथ में स्किलिंग का कमाल है। अच्छे से पढ़िए तभी जाके हो पाएगा। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे प्रश्न यह है कि नेपोलियन थर्ड ने अपनी, ठीक है, मैंने इतनी आसानी से गणतंत्र को कैसे समाप्त कर दिया, कि आखिर नेपोलियन थर्ड भाई इतना जीत कैसे गया? भाई आखिर यहाँ पे लोग गणतंत्रवादी जीत रहे थे, गणतंत्रवादियों की वजह से लुई फिलिप की सरकार अगर गिर गई तो बोनापार्टियों की जीत हो गई। कैसे हुई? इसके पीछे क्या बोनापार्टी अभी तक तो गायब थे, क्या कोई चमत्कार हो गया? कारण यहाँ पे समझिए।
देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, यही है भाई साहब, ठीक है, लुई ब्ला, बहुत ही फेमस नाम है लुई ब्ला। मैंने इसको एक, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। जो लुई ब्ला चाह रहा था एकदम कि एक ज़बरदस्त समाज में समानता होना चाहिए सबको, ठीक है, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, संपत्ति में समानता का अधिकार होना चाहिए, कुछ इस टाइप का था लुई ब्ला। अब सोचिए, लुई ब्ला एक समाजवादी नेता था जो समाजवाद को हर स्तर पे बढ़ाना चाह रहा था। और ये जब समाजवाद जब बढ़ेगा, सोचिए समाजवाद का मतलब क्या है कि समाज में हर कोई बराबर हो जाए। तो क्या मध्य वर्ग के पास जो भी संपत्ति है मध्य वर्ग बांटना चाहेगा? यही तो समस्या थी कि मध्य वर्ग इसके पूरी तरीके से खिलाफ हो गया। ध्यान से देखिए, हंसी आएगा आपको इस मध्य वर्ग को देख के। मध्य वर्ग बहुत ही डोलीजम आदमी, ठीक है, मध्य वर्ग इसके खिलाफ हो गया। और मध्य वर्ग को लगा कि भाई नेपोलियन है ना, मैंने जो बोनापार्टी है, जो नेपोलियन वादी है, कम से कम नेपोलियन तो ये ख़त्म तो नहीं करता है, नहीं, नेपोलियन थर्ड का इसने समर्थन कर दिया, ठीक है। इसीलिए बेचारा इसको फ़ायदा, ठीक है, नेपोलियन तृतीय को मिला, लेकिन अंततः उसने भी अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। अब यही जो क्रांति है, देखिए, यह पूरी तरीके से अब फ्रांस के अलावा अगल बगल देशों में ही फैलने लगी। स्पेन में फैल गई, पुर्तगाल में, ऑस्ट्रिया में फैल गई। बहुत सारे देखिए चांसलर जो हैं यहाँ पे देश छोड़ के भागने लगे। इसी में ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था बेचारा, वो भी भाग के ऑस्ट्रिया से इंग्लैंड चला गया। सरकार को झुकना भी पड़ा। ऑस्ट्रिया में इतने हाल हो गए कि सरकार वहाँ को झुक गई। लेकिन ऑस्ट्रिया के परिवर्तन को, ठीक है, देखते हुए अब इधर रूस है और उधर देखेंगे रूस से सटा ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया ही था, इसे इतना बड़ा हुआ करता था। रूस को लगा कि भाई ये तो बहुत दिक्कत है, आज रूस टूट रहा है, आज अगर ऑस्ट्रिया ब्रेक हो रहा है तो आने वाले दिनों में हम भी तो हो सकते हैं, क्योंकि रूस में भी बहुत सारे मैंने बहुत अधिक डाइवर्सिटी थी। तो रूस ने उस क्रांति को जो ऑस्ट्रिया में जो पनप गई शुरू में ही, ठीक है, रूस ने उसको, ठीक है, ऑस्ट्रिया की मदद से उसको दबा दिया। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पे तो उसी क्रांति में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझिएगा कि जर्मनी का ताज देखिए, क्योंकि जर्मनी किसके अंदर में था, ऑस्ट्रिया के अंडर में था। और ऑस्ट्रिया ने एक फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, संसद बनवाया हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संसद में अपना पहरेदार भी लगवाया हुआ था कि देखो इस संसद में कोई भी अगर परिवर्तन हो, प्रगतिशील परिवर्तन हो, तो भाई इनको, ठीक है, मार गिराना है वहीं पे। अर्थात हर एक इस संसद की खबर ऑस्ट्रिया को लगते रहती थी। अब फ्रैंकफर्ट की संसद ने क्या किया यहाँ पे देखिए, तो प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम से रिक्वेस्ट किया। प्रसा के शासक, ध्यान से सुनिए, फिर उस समय फ्रेडरिक विलियम हुआ करता था, मैंने, ठीक है, कि भाई ऐसा करिए कि आप ही हमारा शासक बन जाइए, या फिर हमारी जो आंदोलन का जो बागडोर है आप संभालिए। फ्रेडरिक विलियम को लगा कि भाई ये लोग क्या बोल रहा है, ये सब है, ठीक है, क्रांतिकारी लोग हो गया, सब क्रांतिकारी लोग हो गया, और ये लोग क्या चाह रहा है कि भाई हमें मताधिकार मिलना चाहिए, हमको भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। कि भाई हम पागल थोड़े हैं, हम फ्रेडरिक विलियम बोल रहे हैं कि हम निरंकुश शासक हैं, निरंकुश है भाई, हमारी सत्ता का किसी तरह का विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए फ्रेडरिक विलियम को लगा कि भाई अगर हम जर्मनी को अभी हम सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब कि हमको नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि हमारा निरंकुशता जाएगी। समझिए, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेडरिक विलियम के द्वारा यहाँ पे ठुकरा दिया गया, ठीक है। अर्थात अगर उस समय देखिए ये 1848-50 का समय, अगर फ्रेडरिक विलियम अगर चाह लिया होता कि जर्मनी को अपने में मिला लेना है, तो ऑस्ट्रिया भी उस समय कमज़ोर था, हो सकता है कि मामला कुछ और होता, लेकिन नहीं था। फ्रेडरिक विलियम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब यही है कि अब आगे चल के जब विलियम प्रथम आएगा, ध्यान से देखते चलिए, विलियम प्रथम जब आएगा तो विलियम प्रथम को भी ये ऑफर किया जाएगा, समझ रहे हैं, विलियम प्रथम को भी ये ऑफर किया जाएगा। लेकिन इस ऑफर का सबसे अधिक विरोध अगर देखेंगे ना, तो अब तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारे अधीन जो रहने वाला जो जर्मनी है वो किसी और के अधीन हो जाए। इसीलिए ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसको धमकाएगा भी धमकाएगा। विलियम प्रथम कितने बार कोशिश करेगा कि अपने यहाँ से, मैंने प्रसा से, वहाँ की जो संसद हुआ करती थी उस समय, राज्यसभा के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, मैंने राज्यसभा के रूप में बड़ी बार कोशिश किया कि सेना अपना हम बड़ा कर लें, ठीक है, अच्छा हथियार वगैरह हम बना लें, उसके लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत थी।
लेकिन विलियम प्रथम नहीं कर पा रहा था। अब यही है, जब आगे चल के जब बिस्मार्क आएगा ना, तो इसी चीज़ को देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। पूरी जो प्रसा की जो ठीक है राज्यसभा है, वहाँ से लड़ झगड़ के पूरी तरीके से वो बजट पास करवाएगा और इतना बड़ा देखिए सेना बनाएगा बिस्मार्क कि पूरी तरीके से यूरोपवासी हतप्रभ यहाँ पे रह जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे इटली। इटली में देखिए इटालियन राष्ट्रवादी यहाँ पे पूरी तरीके से उग्र हो पड़ी और इसमें देखिए पीडमोंट सार्डिनिया का ठीक है शासक हुआ करता था चार्ल्स एल्बर्ट। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एल्बर्ट ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, तो शुरुआत में हुआ कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन ऑस्ट्रिया के द्वारा इसको ठीक है दबा दिया गया, पराजित कर दिया गया। कुल मिलाकर देखिए 1848 से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिसको जाने बिना आप इटली और जर्मनी के क्रिकेट अगर पढ़ भी जाते हैं ना, तो फिर आप उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा जितना मैं यहाँ पर ठीक है आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ चीज़ों को। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ा, इंग्लैंड में भी बढ़ा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया। चार्टिस्ट आंदोलन में चार्टर आंदोलन ठीक है, मैंने एक चार्टर चलेगा, एक हस्ताक्षर चलेगा। 60 लाख से अधिक फर्जी मजदूर वहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे अपने अधिकारों की मांग को लेके। ठीक है, फाइनली वो अंत में जाकर शांतिपूर्ण ठीक है आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उनके अधिकारों को वहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मान लिया गया। ठीक है, संपूर्ण यूरोप में देखेंगे यहाँ पे तो इंग्लैंड और रूस हिंसक विद्रोह से बचा रहा, क्योंकि दो कारण है। एक तो है इंग्लैंड अपने यहाँ अधिकारों को जब उसके मजदूरों ने, उसके लोगों ने, निम्न वर्ग ने अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाया, तो इंग्लैंड थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में उनको अधिकारों को दे दिया। रूस ने क्या किया कि तलवार के दम पे, उस समय जारशाही व्यवस्था थी, रूस ने अपने बाउंड्री पे ठीक है थोड़ा है ना, मैंने भौगोलिक अवस्थिति में देखेंगे तो रूस थोड़ा सेपरेट है, उस विचारधारा को अपने यहाँ पनपने ही नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे हिंसक विद्रोह नहीं रहा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, कब तक, आखिर कब तक। ठीक है, इसीलिए अब इंग्लैंड में और रूस में देखेंगे तो ठीक है धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, मार्क्सवादी प्रक्रिया यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, अब लास्ट पोर्शन पे ही है क्रांति के स्वरूप में। क्रांति का स्वरूप का देखिए हर जगह तो एक ही क्लास आ रहा है, मिडिल क्लास आ रहा है, इसीलिए नेतृत्व जो है यहाँ पे मध्य वर्ग कर रहा है। लेकिन इसमें जो भूमिका जो कर रहा है ना, भीड़, जब तक भीड़ नहीं इकट्ठा होगा तब तक तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। भीड़ इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, और ये भीड़ ठीक है यही है निम्न वर्ग की। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों ने क्या किया, संसद में दबाव बना शुरू कर दिया कि नहीं भाई हमके किसी भी कीमत पर अधिकार चाहिए ही चाहिए, और निम्न वर्गों ने इसको और बढ़ा दिया, सड़कों पर घेराबंदी करके इसमें ठीक है जो भी शिल्पकार थे, किसान थे, ऐसे सारे लोग सड़कों पे उतर गए। इतना जब भीड़ जब उतरेगा सड़कों पे तो समझ रहे हालत ख़राब हो जाएगा मैनेजमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसीलिए यहाँ पे देख पा रहे बर्लिन, बोन, बीना, पेरिस में विशाल जनसमूह यहाँ पे उड़ा, एकदम उमड़ना शुरू हो गया अपने अधिकारों के लेके। और कि तुलनात्मक रूप में यह क्रांति क्यों विफल रही है, अगर रियल रूप में देखा जाए ना, तो ये क्रांति जो विफल रही है यहाँ पे कुल मिला के आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिनिधित्व अगर मध्य वर्ग कर रहा था तो मध्य वर्ग के मन में कहीं न कहीं खोट था कि अगर हमको ये चीज़ अगर मिल जाएगा तो फिर इन अधिकारों को तो निम्न वर्ग को भी तो देना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो समस्या यही थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप में देखिए यहाँ पे अपेक्षाकृत यहाँ पे सफल रहा है। कुल मिला के देख पा रहे हैं स्पेन में, पुर्तगाल में, उधर बेल्जियम अलग हो गया, फ्रांस में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। लेकिन पूर्वी यूरोप में क्या किया गया, दबा दिया गया इसको। पूर्वी यूरोप में दबा दिया गया, कारण क्या था कि भाई मध्य वर्ग वहाँ पर अवसरवादी निकल गया, उसकी आवश्यकताएँ पूरी होती वो कट जाता। जैसे आज वर्तमान में होता है ना, किसी भी समाज में एक वर्ग, जैसे कोई निम्न वर्ग का आदमी जब ठीक है थोड़ा उसके पास पैसा आ जाएगा तो धीरे धीरे मध्य वर्ग हो जाएगा। जब मध्य वर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अपने निम्न वर्ग से धीरे धीरे संबंध तोड़ने लगेगा और सारा वो एक्टिविटी मध्य वर्ग का अपना लेगा। तो देखिए पूरी तरीके से अलग हो गया। ठीक वैसे ये भी हुआ मध्य वर्ग को जब फायदा मिलता रहा, जब इसकी आवश्यकताएँ पूरी होती रही, अपने आप को ये काटते चला गया निम्न वर्ग से। सामंतवाद का जब पतन हो गया तो यहाँ पे देखिए जो ठीक है किसान भी पृथक हो गए, क्योंकि इस सामंतवादी प्रक्रिया से देखेंगे तो सामंतों की जो भूमि थी किसानों को तो मिल गई बहुत बड़े मात्रा में, लेकिन ये जो कारीगर थे बेचारे, मजदूर थे, शिल्पीकार जो थे, बड़ी समस्या थी, ये और कमज़ोर हो गई, इनकी स्थिति और ख़राब हो गई
और इनकी भीड़ सबसे अधिक रहती है। आज भी भारत में देखिए किसानों की संख्या भारत में अच्छी खासी है, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक जो जनसंख्या है अगर देखेंगे तो मजदूरों की है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्रांति का महत्व। लास्ट पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए क्रांति का महत्व। क्रांति के महत्व में कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद को यहाँ पे ठीक है सबक मिला। राष्ट्रवाद को सबक मिला किस रूप में यहाँ पे देखिए उदारवाद, संसदीय राजनीति के माध्यम से व्यापक जन आंदोलन की तरफ यहाँ पे मुड़ नहीं पाई, क्योंकि राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से सफल मतलब सबक यहाँ पे मिला ही मिला, क्योंकि राष्ट्रवाद तो आमूल चूक परिवर्तन का आकांक्षी था। उदारवादी प्रक्रिया का पूरी तरीके से ठीक है आकांक्षी वो नहीं था। संसदीय राजनीति वो चाहता था ठीक है, लेकिन ये दोनों मांगे क्या उसकी पूरी हो गई? नहीं तो हुई। लक्ष्य इसका कहाँ पूरा हुआ? उदारवाद की तरफ ठीक है धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद था ठीक है आया ही नहीं। उदारवाद बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो गया। संसदीय राजनीति ये मिल ही नहीं पाई। व्यापक जन आंदोलन की तरफ यहाँ पे नहीं मुड़ पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रजातंत्र का भय था। राष्ट्रवाद अगर चाहता या फिर अगर हम लोग यूँ कह लें कि अगर उदारवाद चाहता तो एक झटके में मैंने शुरू में बताया था कि अगर भीड़ को किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी कर दी तो भीड़ पूरी तरीके से उसको उखाड़ के फेंक डालेगी। लेकिन क्या उसके मन में खोट नहीं था कि भाई अगर ऐसा अगर हो गया तो फिर हमारे अधिकार चले जाएंगे जैकोबियन की तरह। तो इसीलिए प्रजातंत्र का यहाँ पे भय था। और अब समस्या यही है ठीक है, समझ रहे हैं ना कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अर्थात राजतंत्र सैन्यवाद की ओर अब इसकी मजबूरी हो गई झुकना। इसका मतलब कि एक तरफ काबुल की तरफ, दूसरी तरफ बिस्मार्क की तरफ। काबुल हो जाएगा इटली और बिस्मार्क हो जाएगा यहाँ पे प्रसा। इधर इनको मजबूरन यहाँ पे झुकना पड़ा। कुल मिला के अब तो इनकी स्थिति ठीक है कुआं खाई वाली हो गई। कुआं खाई का मतलब समझिए, एक तरफ ठीक है अगर कुआं है तो भाई पहले यही इटली, पहले यही जर्मनी ऑस्ट्रिया के ठीक है हैसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करती थी, लेकिन अब यही इटली यही जर्मनी मदद ठीक है कहीं न कहीं मांग रही है, प्रसा से मांग रही है ठीक है। नीचे पीडमोंट सार्डिनिया की तरफ यहाँ पे देख रही है ठीक है। वहीं एरिया है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो कुआं इधर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाएगा जो यहाँ पे ठीक है मध्य वर्ग पूरी तरीके से फंसा हुआ है, और यहाँ पे खाई मतलब हो जाएगा निम्न वर्ग कि अगर भाई निम्न वर्ग की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो भाई यहाँ भी अधिकार चला जाएगा। तो कुआं कौन है? राजतंत्र। मध्य वर्ग देख रहा है कि अगर राजतंत्र की तरफ जाएंगे तो फिर ये तो वहीं हो जाएगा, एक राजतंत्र से निकल के दूसरे राजतंत्र के अधीन चले जाएंगे। और अगर निम्न वर्ग की तरह जाएंगे तो भीड़ तो एकदम एक झटके में किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेगी। लेकिन क्या वो भीड़ हमें हमारी मंसूबों पे कामयाब होने देगी? बड़ी समस्या है। यही है मध्य वर्ग की ठीक है मतलब विडंबना। एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई, आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है। और इन सारे ही चीज़ों को देखिए उस समय मार्क्स का जन्म हो गया था ठीक है। मार्क्स का जब जन्म हो गया था तो धीरे धीरे यहाँ पे समाजवाद को पूरी तरीके से सबक भी मिलना शुरू हुआ। यहाँ पे ठीक है मजदूर किसान सबसे अधिक समस्या इन्हीं को हुई। और इस समस्या में ठीक है मार्क्स ने यह देखा कि भाई किसान तो फिर भी अलग हो गया, क्योंकि किसान को अपनी ठीक है ज़रूरतें पूरा हो गई, उसकी भूमि मिल गई। समस्या मजदूरों के साथ हो गई। इसीलिए मार्क्स ने सबसे अधिक जो ध्यान दिया मजदूरों पे दिया। और उस समय चूँकि मार्क्स की विचारधाराएँ फ्रांस में जर्मनी में इतनी तेज़ी से ठीक है फैलने वाली भी नहीं थी, क्योंकि उस समय मार काट का माहौल चल रहा था, नहीं हो पाता। इंग्लैंड का समाज थोड़ा शांत था, इसीलिए मार्क्स सीधे चला गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जाके ठीक है अपनी जो भी समाजवादी विचारधारा थी, अपनी कम्युनिज्म को पूरी तरीके से वहाँ पे फैलाने लगा। और नारा भी दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के जंजीरों के। तो कुल मिला के देखिए मार्क्स ने सबसे अधिक जो दिया मजदूरों पे ही यहाँ पे बल दिया ठीक है। यही तो कारण है, इसीलिए मार्क्सवादी प्रक्रिया भारत में लागू नहीं होगी, क्योंकि देखिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए सिर्फ मजदूर पर्याप्त नहीं है, मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी साथ चाहिए। और कोई भी किसान जो कि जिसको 2 वक्त की यहाँ पे कम से कम रोटी मिल पा रही है, वो अपने इस सामाजिक ताने बुने में एकदम बंधा हुआ है। क्या कभी वो अपनी जान को ठीक है जोखिम में डाल के करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन मजदूरों के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है ठीक है। इसीलिए समस्या यहाँ पे आती ही आती है। और भारत में ठीक है मार्क्सवादी प्रक्रिया बहुत अधिक यहाँ पे सफल नहीं हुई ठीक है। कारण यही है किसान अलग है ठीक है मार्क्सवादी प्रक्रिया से।
कुल मिला के देखिए मामला यही है। लेक्चर की लंबाई काफ़ी अधिक हो गई है, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, किया होगा, तो समझ में आ रहा होगा लेक्चर का इम्पोर्टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर करते रहें आप लोग, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।